हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जैव पिरामिड के बारे में बात की थी और पर्यावरण से संबंधित हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की थी, फूड वेब वगैरह के बारे में बात की थी। तो हमने ये वाला सेक्शन तो पूरा देख लिया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, यदि आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना, जो जैव पिरामिड है, जैव पिरामिड जो 3 प्रकार के जैव पिरामिड है ना, संख्या के आधार पर, जो नंबर्स के आधार पर पिरामिड था, जैव भार बायोमास के आधार पे और एनर्जी के आधार पे। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फूड चेन की। तो देखिए, फूड चेन जो है ना, खाद्य श्रृंखला जो है, उसमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कौन आ जाता है? उत्पादक, जो प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो फ्लोराज हैं, जो ऑटोट्रॉप से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके ऊपर कौन निर्भर रहते हैं? उपभोक्ता। ये बी सी डी ई एफ और भी हो सकते हैं, 4 लगभग हो सकते हैं लेयर में। इनके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे आगे। और डी जो है वो है अपघटक। जब ये जीव जंतु मर जाते हैं तो जीवाणु, अपघटक का मतलब क्या हो गया? जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं? इनको अपघटन करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और आपको ये बात जो है, लिंडेमान के रूल के अनुसार जो ऊर्जा का क्षय नियम है ना, लिंडेमान का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक अगले चेन में केवल 10% ऊर्जा ही आगे संचरित होगी, आगे बढ़ेगी। तो इसी को लिंडेमान का 10% का ऊर्जा नियम भी कहते हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला जो है ना, जो भी फूड चेन है, वो 4 से 5 स्तर तक हो सकती है, 4 to 5 स्टेट तक हो सकती है। और हर अगले क्रम में जो है ऊर्जा की कमी आएगी, क्योंकि केवल अगले क्रम में कितना है? 90% ऊर्जा का तो ह्रास हो जाता है ना, डिके हो जाता है, और केवल 10% ऊर्जा अगले क्रम को मिलती है। श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला, इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन वाला भाग है, जिसे बोलेंगे परभक्षी, या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, है ना। परभक्षी, इसका मतलब जो ग्रेजिंग वाला है। मतलब ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें देखिए क्या होता है। खाद्य श्रृंखला को जोड़ने का तरीका के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है छोटे जीवों को प्रारंभ। तो ये जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, वो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की तरफ जाती है। पेड़ पौधों को छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों को छोड़ दीजिए, इसके बाद में इसको कौन खाएगा? टिड्डी खाएगी। टिड्डी को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को सांप, और फिर गिद्ध उसको खाएगा। तो ये हमेशा छोटे जीव, टिड्डी से शुरू हुई और गिद्ध एक बड़े जीव पर खत्म हो रही है। तो हमेशा छोटे से बड़े जीव की तरफ होती है। और जीवों का आकार आपको क्या दिख रहा है? टिड्डी से गिद्ध मतलब बढ़ता जा रहा है। और जीवों की संख्या जो है, आपको पता है ना कि किसी भी परितंत्र में, किसी भी जो है इकोसिस्टम में, सबसे कम जो संख्या रहेगी वो सबसे बड़े जीवों की सबसे कम संख्या रहती है। जैसे कि लॉयन, जैसे गिद्ध, उनकी संख्या सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा टिड्डियों की संख्या होगी, है ना। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई। तो इस तरह का जो परितंत्र है, जो कि खाद्य श्रृंखला या चारण श्रृंखला है, इसमें क्या होता है? जीवों का आकार तो बढ़ता जाता है, लेकिन ऊर्जा जो है उसकी कमी तो हर चेन में होगी ही, अगली वाली श्रृंखला में। और जो है उनकी संख्या की भी कमी हो जाती है, तो जीवों का आकार बढ़ता है। परजीवी जो पैरासाइटिक श्रृंखला है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, मानव के ऊपर जूं रहती है, चूहे के ऊपर पिस्सू फ्लीहा रहता है। तो देखिए, चूहा बड़ा है, जूं छोटी है, लेकिन जूं की संख्या बहुत ज़्यादा है मानव शरीर में, फ्लीहा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से क्या है कि बड़े जीव, मतलब मानव से छोटे जीव, पैरासाइट है ना वो, क्योंकि वो हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, हमारा खून चूस के जो है वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब आ रही है बात, जीवों का आकार घटता जाएगा और जीवों में जो संख्या है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक मानव के ऊपर कई सारी जो है जू हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा जो प्रकार है ना, कुछ जीव जंतु किस पर निर्भर करते हैं? जैसे ये तो पूरी तरह से उनके शरीर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, और ये जो है वो एक श्रृंखला के माध्यम से, लेकिन जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। तो ये जो सैप्रोफाइटिक जो टर्म है ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है मृतोपजीवी, जो मरे जीव जंतु को खाते हैं, उनको सड़ाने का काम करते हैं, ये मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है ना। अपघटनी, है ना, अपघटन करते हैं उनका। तो मृतोपजीवी जो है सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है, मृत जीवों से सूक्ष्म जीव, जीवाणु वगैरह जो बहुत ही सूक्ष्म है। तो देखिए, सीधी सी बात है, बड़ा जीव होगा, जो मरा हुआ जीव होगा वो बड़ा जीव होगा। तो इसका मतलब आकार घटता है, क्योंकि जीवाणु सबसे छोटे। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे, जीवाणु की श्रृंखला संख्या, वो आकार जो है उनका कम होता जाएगा, है ना। लेकिन जीवाणु चूंकि एक छोटे से जगह में लाखों करोड़ों आ सकते हैं, तो उनकी जनसंख्या अत्यधिक ज़्यादा होगी, है ना, वो बढ़ती जाएगी।
देखिए ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो पहले तो मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे पहली बार जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने प्रयुक्त किया था, यूज़ किसने किया था। और जैव विविधता टर्म को समझना है तो सबसे पहले आप लोग एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। आपको पता होगा भारत का ये वाला जो है ना दक्षिण वाला भाग है, तो ये इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानसून जब उठता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये ऊंचे स्थान होने की वजह से, यहाँ पर टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और उसके कारण ये वाला है ना रिच बायोडाइवर्सिटी है, और इसको हॉटस्पॉट में भी शामिल किया गया है, जहाँ पर कई है ना थाउजेंड्स ऑफ, हजारों की संख्या में प्रजातियाँ है ना पेड़ पौधों की पाई जाती है और जीव जंतुओं की पाई जाती है। तो देखिए जैव विविधता ये होता है कि कितने अलग अलग प्रकार की विचित्रता वाले जीव वहाँ पर पाए जाएं। अब देखिए जैव विविधता कहाँ कम होगी, मरुस्थल में या फिर टुंड्रा प्रदेशों में। तो मरुस्थल में क्या होता है, देखिए मरुस्थल में जो है वहाँ पर यदि कोई एक, मान लीजिए छिपकली पूरी ख़त्म हो गई है ना, या वहाँ पर बिच्छू ख़त्म हो गए, तो उसको खाने वाले जो उस पर डिपेंडेंट जो जीव हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। टुंड्रा प्रदेश में यदि सील मछली ख़त्म हो गई तो पोलर बियर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर है ना अगला जो क्रम की प्रजाति है वो पूर्णतया पहले वाले क्रम पर निर्भर करती है, वो खत्म हो जाएगी तो अगला क्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर है ना जो सबसे उच्च उपभोक्ता है, जो हाई कंज्यूमर है, वो लो कंज्यूमर को बहुत अलग अलग प्रकार के जो है ना जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। इसलिए यदि एक प्रजाति पूर्णतः खत्म भी हो जाती है तो वो अगली वाली प्रजाति खत्म नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितनी ज़्यादा जैव विविधता होती है ना, उतना ही जो है ना खाद्य जाल वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि गिद्ध जो है वो गिरगिट को भी खा सकता है, सांप को भी खा सकता है, मेंढक को भी खा सकता है। तो इसका मतलब देखिए फूड वेब जो है ना बहुत अलग अलग तरह से चल रहा है ना। तो देखिए जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता जो है वो टर्म किसने दी है ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने जो हॉटस्पॉट टर्म नाम लिया है, देखिए कोविड-19 के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र हैं वो हैं, लेकिन हॉटस्पॉट टर्म जो है वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर 1500 से ऊपर प्रजातियों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे स्थान है ना उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। और है ना वो क्षेत्र में क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ पर है ना उन प्रजातियों के ख़त्म होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र हॉटस्पॉट कहते हैं, और उनको बचाए रखना है जो है ना मानव की प्रमुख भूमिका होती है। तो हॉटस्पॉट जो टर्म है वो नॉर्मन मायर्स ने पहली बार प्रयुक्त की थी। तो देखिए जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ज़्यादा खाद्य जाल, फूड वेब उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, परितंत्र उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो देखिए समुद्र का और जो वर्षावन है ना, उनमें स्थायी स्टेबल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। स्थायी क्यों? क्योंकि सब जीव एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और जो है यदि कोई एक जीव जंतु मर जाएगा तो अगले वाले क्रम के जंतु को जो है ना वो उसका खात्मा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया पोलर बियर वाला केस, और मैंने बिच्छू वाला केस बताया मरुस्थल में, तो मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश अस्थायी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है। अब एक टर्म आता है होम्योस्टैटिक। तो ये जो टर्म है ये मानव के शरीर पर भी लागू होता है कि यदि हमारा होम्योस्टैटिक जो है मेटाबॉलिज्म है ना, तो हमारे शरीर में जो है ना एक संतुलित मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उपापचय इधर चल रही है, तो हमारा शरीर का जो है ना पूरा जो स्टेट है वो स्थिर रहेगा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो बीपी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो होम्यो का मतलब होता है समान, स्टैटिस का मतलब होता है एक जैसा स्थिर रहना, है ना। तो देखिए किसी परितंत्र का क्षमता जिसमें वह अपने आंतरिक व्यवहार को, आंतरिक वातावरण को, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उससे स्टेबल रख सके, साम्यावस्था में रख सके, तो यही क्या कहलाता है, यही होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो पहली बार ये टर्म किसने प्रयुक्त की थी, है ना, पहली बार ये टर्म जो है क्लाडे बर्नार्ड ने 1865 में पहली बार इसकी अवधारणा दी थी, कॉन्सेप्ट दिया, और इसके शब्द का प्रयोग वॉल्टर कैनन ने किया था। ठीक है, तो अर्थात किसी तंत्र में स्वतः नियंत्रण की जो क्रिया है, ऑटोनोमस, आपको पता है ना जैव विविधता अपने आप अपना नियंत्रण करती है, पर्यावरण पूरी तरह से ऑटोनोमस चलता है ना। इकोनॉमिक जो है जीव जंतुओं की आपस में उनको खाना वगैरह वो सब ऑटोनोमस चल रहा है, ऊर्जा का प्रवाह ऑटोनोमस चल रहा है। तो यही होम्योस्टेसिस कहला रहा है, पर्यावरण या फिर
किसी भी परितंत्र में। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर परितंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है। तो प्राकृतिक परितंत्र को कहा जाता है इन सिटू या नेचुरल इन सिटू एनवायरनमेंट, और कृत्रिम का मतलब होता है एक्स सिटू। तो इन सिटू एक्स सिटू टर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक है उसमें स्थल तंत्र। तो स्थल तंत्र जो है वो 29% है, ये आपको पता है ना। हमारे पूरे पृथ्वी का 29% भाग लैंड है, स्थल है, और जल का कितना है? 71% भाग है। तो लैंड वाला जो क्षेत्र है वो घास के मैदान, मरुस्थल, वन, तो ये जो है ये स्थल तंत्र में आ जाएगा, है ना। और जल तंत्र में क्या है? एक तो लवणीय भाग और एक स्वच्छ जल। तो आपको पता होना चाहिए, यदि 100% यदि जल को माने तो 97% भाग है ना वो पृथ्वी पर लवणीय है, क्योंकि महासागर जो हैं लगभग 97% एरिया अपना ग्रहण एरिया उन्होंने ले रखा है। और जो स्वच्छ जल है उसमें अंटार्कटिका में, और जो भी जितने भी आइस कैप्ड हैं, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, और जितना भी ताजे पानी की झीलें और रिवर्स हैं, वो सभी स्वच्छ जल में आते हैं। तो स्वच्छ जल जो है ना केवल और केवल 3% है, याद रखना। तो इसमें तालाब और झील का जो एनवायरनमेंट है वो जल तंत्र में आएगा। तो ये बात क्लियर है। तो इस तरह का जो परितंत्र है वो प्राकृतिक कहलाएगा, स्थल तंत्र और जल तंत्र, वाटर सिस्टम। कृत्रिम में क्या होता है? एक तो अर्ध कृत्रिम है जिसमें नेचर का भी भाग है और मानव ने भी, जैसे बगीचा हम लोग अपने मैनेजमेंट के ऊपर बनाते हैं, बांध और कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर एरिया, तो ये सभी क्या है? अर्ध कृत्रिम है। और पूर्ण कृत्रिम कौन सा होगा? अंतरिक्ष में जो है ना, आपको पता होगा अंतरिक्ष के अंदर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर क्लोरेला नाम की जो है क्लोरेला नाम का एक शैवाल उगाया गया है। और उसके मदद से क्या होता है कि आकाश में, मतलब यहाँ से लगभग 408 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उसको उगाया जा रहा है, जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। तो ये जो है पूरी तरह से जो है ना पूर्ण कृत्रिम है। और मछली घर भी जो होता है एक्वेरियम, वो भी पूर्ण कृत्रिम है। इसके अलावा मैं कुछ और टर्म भी बता देता हूँ आपको। एक टर्म आता है हर्बीवेरियन, है ना, हर्बेरियन। तो हर्बेरियन जो है ना, हर्ब्स को वहाँ पर उगाया जाता है, पेड़ पौधों को। और एक और बायोलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो भी जो है अर्ध कृत्रिम में आएगा। तो याद रखना ये सभी कैसे होते हैं? एक्स सिटू, जिनमें मानव का रोल है वो एक्स सिटू है, और इन सिटू का मतलब जो पूर्णतया नेचुरल है उनको इन सिटू कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब देखिए कुछ जनरल टर्म पे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मछली घर कहाँ है? मछली घर वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? वो अलीपुर कलकत्ता में। तो ये जनरल क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ये जो है 6 अलग अलग देशों ने और संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। एक तो अमेरिका, जापान, एक इटली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने, और कनाडा वगैरह ने। तो इन्होंने जो है ना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। और ये लगभग, ये मैं आपको सुधरवाना चाहूँगा कि ये लगभग 408 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को भी मैं जो है कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग क्या है इसको पढ़ सकते हैं, है ना। मैं इसके बारे में बहुत गहनता से चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चूंकि ये 2000 किलोमीटर के अंदर के दायरे में लगाया गया, तो जो भी सैटेलाइट्स या जो भी इस तरह के स्टेशंस 2000 किलोमीटर के अंदर लगाए जाते हैं उन्हें लियो कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में इन्हें प्लेस किया गया है। और लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ना, इनका आवर्त काल जो होता है वो 1.5 घंटे होता है। इसका मतलब 1.5 घंटे में ये पूरे पृथ्वी के 408 किलोमीटर दूर पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा लेते हैं। और ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ना अभी रोटेट कर रहा है, अभी भी आकाश में। और यहाँ पर कई सारे जो है ना जो है एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो वहाँ पर हैं अभी वर्तमान में भी। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, अंदर पूरे रहने का स्थान है, और लगभग ये एक फुटबॉल का जितना एरिया होता है उतना एरिया है। तो ये पूर्णतः कृत्रिम है। और यहाँ पर मनुष्य जो रह रहे हैं अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वो क्लोरेला कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और इस ऑक्सीजन को मानव ले लेगा। तो बेसिकली वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो है हम भविष्य में
यदि पृथ्वी को छोड़कर अपनी कॉलोनीज़, मानवीय कॉलोनीज़ किसी और जगह बनाते हैं और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है और वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो किस प्रकार ये पेड़ पौधों को वहाँ उगाया जा सकता है, इस सभी चीज़ों की रिसर्च वहाँ पर हो रही है। और क्या मानव अपना जीवन को बाहर भी निर्वाह कर सकता है, इस पर पूरा रिसर्च हो रहा है ना। देखिए, किसी भी अन्य ग्रह पर एक समस्या ये भी है कि बहुत ही भयंकर पराबैंगनी किरणें जो है ना, हमको पूरी तरह से नुकसान करती हैं। और जैसे ओजोन लेयर हमको बचा लेता है ना, ओजोन परत हमको बचा लेता है, तो वो बहुत खतरनाक है। और एक और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ना, हमारे चुंबकत्व प्रभाव जो है पृथ्वी का, वो भी जो है चुंबकत्व प्रभाव के कारण भी हम लोग कई बार सुरक्षा प्रदान होती है हमको। तो इस कारण क्या है, हम लोग पृथ्वी पर पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा था आपसे कि गोल्डीलॉक जोन क्या होता है। तो सूर्य से जितना पृथ्वी की दूरी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, मानव के जीवन जहाँ पर संभव है, जीव जंतु वहाँ जहाँ पर पनप सकते हैं, उस दूरी को, जो 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो इतनी दूरी को जो है ना, वो हम लोग गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो किसी भी अन्य तारे से यदि ऐसे कोई प्लैनेट है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कई सारे हैं, तो वहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। गोल्डीलॉक जोन, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरेला आपको स्पेस एल्गी, मतलब अंतरिक्ष की ये शैवाल है। शैवाल अपने आप में पूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है, कंप्लीट डाइट मानी जाती है। जिस प्रकार आपने मिल्क के बारे में सुना होगा, क्योंकि दूध के अंदर सभी जो है ना, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ है, तो शैवाल को पूर्ण खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, है ना। अब ये टर्म आ रही है लवणता। देखो, एक बात याद रखना हमेशा, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा टर्म्स जो है ना, वो जियोग्राफी की भी आएंगी। तो लवणता का मतलब क्या है, आपको समुद्रों में पता होगा, 35 ग्राम प्रति लीटर। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो इसको ये भी कह सकते हैं ना कि 35 ग्राम 1000 पर, प्रति 1000। तो ये तो प्रति 100 है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, तो प्रति 1000 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो प्रति 1000 को ऐसे लिखते हैं। यदि प्रति 10,000 होता तो एक और जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो समुद्रों की लवणता कितनी होती है, 35 प्रति 1000। तो ये ऐसे टर्म याद रखना, है ना। तो देखिए, लवणता को सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनोमीटर से इसको मापन किया जाता है। लवणता के आधार पर जल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला, स्वच्छ जल में लवणता प्रति 1000 कितनी रहती है, 1.5 ग्राम ही जो है ना, नमक पाया जाएगा। खारा जल जो होता है, जो खारे पानी की झीलें, उनमें ब्रैकिश वाटर लेक, जैसे ब्रैकिश वाटर लेक का उदाहरण है चिल्का झील, जैसे वेम्बनाद झील वगैरह, तो इसमें 1.5 से लेके 5 ग्राम पाया जाएगा। लेकिन जो लवणीय जल होता है, जो समुद्र में होता है, वो 35 ग्राम प्रति लीटर का मतलब प्रति 1000 ml। आपने सुना होगा, विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, वॉन झील। वॉन झील, है ना, वॉन झील। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैंने आपको एशिया वाला सेक्शन जो है मेरे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ा है। वॉन झील कौन से देश में है, वॉन झील दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो ये बात ज़रूर याद रखेंगे। और जो डेड सी है, मृत सागर, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है ना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर है, राइट। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। और यदि इनलैंड पूछा जाए भारत के क्षेत्रफल भूभाग में, तो वो जो है सांबर झील आएगा। तो इस तरह के अलग अलग प्रश्नों पर हमको कमांड होनी चाहिए। अब देखिए, 1 लीटर जो समुद्री जल है, उसमें कितने ग्राम है नमक, 35। ये मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, 35 प्रति 1000, ठीक है। तो ये सैलिनिटी को इस तरह से मापा जाता है समुद्र में, ठीक है। ये बात आप एक याद रखेंगे। अब 2-3 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल सब्सटेंडेड सॉलिड, जो पूर्ण निलंबित हैं, जो अशुद्धियाँ जो है ना, जो बड़ी अशुद्धियाँ, मेजर अशुद्धियाँ, जिनको है ना 2 माइक्रोमीटर वाला क्षेत्र, 2 माइक्रोमीटर, 2 इंटू माइक्रोमीटर का मतलब इंटू 10⁻⁻6 मीटर, हमेशा माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6। तो इतनी छिद्र का जो झिल्ली है, उसे जो पार नहीं कर पाए, जैसे सेल्यूलोज पार नहीं कर पाता, कोशिकाएं, आरबीसी, स्टार्च के कण, जीवाणु भी कुछ बड़े होते हैं, है ना। जैसे पीपीएलओ जीवाणु तो सबसे छोटा जीवाणु है, जो है ना न्यूमोनिया का जीवाणु, पीपीएलओ। ये मैंने आपको डिजीज़ वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पीपीएलओ। आप डिजीज़ के लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हैं, 7-8 लेक्चर्स आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
आपको यदि मेरे लेक्चर्स वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके यदि आप सिंसियर स्टूडेंट्स को जरूर है ना 2-3 सिंसियर स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि एक बार आप लेक्चर देखें, उनको वाकई अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेशन दें उनको, है ना। तो देखिए आपको ये बात समझ में आ गई। तो टोटल सबस्टेंडेड जो सॉलिड है वो 2 माइक्रोमीटर्स की जो पतली छिद्र को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने एक टर्म सुनी होगी जो कि हमने आरओ वगैरह में भी आती है, आरओ, है ना। आप आरओ जो करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आरओ की फुल फॉर्म क्या होता है। आरओ की फुल फॉर्म बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसके माध्यम से हम समुद्री जल को भी जो है ना पेयजल, पीने के पानी के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड है, पूर्ण घुलित जो ठोस है, वो 2 माइक्रोमीटर छिद्र वाली झिल्ली को पार कर सकते हैं। तो ऐसे जो हैं वो हमारे पानी में यदि मौजूद होंगे, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो टोटल डिजॉल्व का मतलब जो पानी में घुल जाए, जो 2 माइक्रोमीटर छिद्र वाली झिल्ली को भी पार कर दे, है ना। तो आरओ के अंदर जो है ना टोटल डिजॉल्व सॉलिड के लिए भी पूरी व्यवस्था होती है। टीडीएस आपने सुना होगा ना, टीडीएस काउंट करता है। टीडीएस कैसा है ना इसका, तो टीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सभी जो है ना छिद्र वाली 2 माइक्रोमीटर छिद्र वाली झिल्ली को भी पार कर देते हैं और इनको TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, पूर्ण घुलित ठोस जो पानी में घुल जाए। तो देखिए TDS किसी भी हम जो पानी पीते हैं, पेयजल, है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसमें जो है ना प्रति लीटर केवल 0.5 ग्राम ही क्या होना चाहिए, डिजॉल्व वाला टोटल डिजॉल्व सॉलिड होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो वो एक अशुद्ध पेयजल, पीने के योग्य पानी नहीं माना जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, 1000 मिलीग्राम होंगे। तो फिर 0.5 ग्राम में कितने होंगे, तो 500 मिलीग्राम होंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए 500 जब हो गया तो इसका मतलब प्रति लीटर 500 मिलीग्राम। और आपको ये बात पता होगी 1 ppm क्या होता है। ये ppm एग्जाम में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी होती है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख में जितने पार्टिकल्स हैं, तो 10 लाख पे यदि 500 मिलीग्राम के पार्टिकल्स हैं तो तब तक तो वो पेयजल है। 500 से जैसे मान लो 1000 हो गया, 2000 प्रति 10 लाख कण है, तो फिर ये जो है ना पीने के योग्य जल नहीं माना जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं लिम्नो जहाँ भी शब्द आ रहा है, मैंने कई बार पढ़ा है, लिम्नो का मतलब होता है झील, है ना। यदि आपसे पूछा है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओरोलॉजी कहते हैं, है ना। सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेलियोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, राइट। और यदि आपसे पूछा है चंद्रमा के अध्ययन को, सेलेनोलॉजी। तो इस तरह के कुछ टर्म्स आपको लॉजी अध्ययन पता होने चाहिए। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, राइट। तो देखिए झीलों को या किसी भी परितंत्र को, जो जल तंत्र है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो स्थिर है, ठहरा हुआ पानी बिल्कुल, और एक जो है हमेशा प्रवाहित होता रहता है ना। तो जीवन में भी हमको स्थिर नहीं रहना है। यदि हम स्टैटिक रहेंगे तो हमारे में से स्मेल आएगी, जैसे ठहरा हुआ पानी दुर्गंध देता है। और चलता हुआ पानी हमेशा, इसलिए हमको हमेशा चलते रहना है। और इसीलिए जो है ना गीता में भी ये बोला है कि कर्म बल पर जोर दीजिए, आप हमेशा कर्म बल सबसे प्रधान माना गया है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक गाने के तौर पे आपको एक समझा के बता देता हूँ। ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है, किशोर दा का। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो इस गाने के अकॉर्डिंग हमें हमेशा चलते रहना है, हमारे जीवन में प्रवाहित रहना है, कर्म बल पर जोर देना है। तो लोटिक वाले कौन से हो जाएंगे, जो जलधाराएं हैं, जो नदियां हैं, है ना, और जो जलप्रपात है, ये चलते हुए हैं, इनको लोटिक जल तंत्र कहते हैं। और जो स्थिर है, स्टेगनेंट है, जैसे ओशन, जैसे झीलें,
है ना, जैसे कोई भी एक है ना एक स्टेबल जो भी है वो सभी क्या होगा, स्टैग्नेंट, स्थिर है। तो देखिए जल तंत्र में इसको दो भागों में बांटा है। तो एक तो स्थिर वाले कौन से हैं, झील, तालाब, लेगून झील। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेगून झील को ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, तो लेगून झील के कुछ उदाहरण बताइए और लेगून झील क्या होती है ना। भारत के ये जो दक्षिणवर्ती भाग है ना, जहाँ पर ये समुद्र है, यहाँ पर बहुत सारी वेम्बनाद, चिल्का झील, है ना, पुलिकट झील ये पाई जाती हैं। तो ये झील जो है लेगून झील कहलाती है। और डेल्टा और एस्चुरी तो ये सभी लेंटिक है क्योंकि स्थिर है, और ओशन भी इसी में आएगा, समुद्र। और प्रवाहित जो जल तंत्र है उसे बोलते हैं लोटिक, जो चलता रहे, है ना, हमेशा चलते रहना चाहिए हमको। तो नदियाँ, सरिता, नहर, जलप्रपात, झरने, ये सभी लोटिक है। तो दो तंत्र में बांटा है। आपको मैं झील के बारे में कुछ बहुत ही विशेष जानकारी देता हूँ, है ना। तो देखिए कोई भी झील या कोई भी समुद्र है उसका तंत्र कैसे होता है, तो यहाँ पर ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है। तो देखिए 2 मीटर का जो एरिया है, ऊपर वाला 2 मीटर एरिया, इसको बोलते हैं पैलेजिक जोन। पैलेजिक जोन क्या है, जो ऊपर केवल 2 मीटर वाला हिस्सा है ना किसी भी जल तंत्र का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तीक्ष्ण सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है ना। और जो भी जैसे समुद्र में सिंगाड़ा या कमल वगैरह जो उगेंगे तो वो इसी ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, क्योंकि इनको प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो लैंड वाला क्षेत्र है जो जल से मिल रहा है, जहाँ पर मृदा, दलदल और कीचड़ होगा, वो लिटोरल जोन कहलाता है, ठीक है। लिटोरल जोन जहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, है ना, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है 2 मीटर के नीचे से लेकर 200 मीटर वाला एरिया जो है वो प्रोफंडल जोन या गहन क्षेत्र कहलाता है। तो प्रोफंडल जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको फोटिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश दिखाई देता है। तो ज़्यादातर मछलियाँ जो है वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, है ना। और जो है कुछ जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 200 मीटर से नीचे वाला जो एरिया है ना वो बिल्कुल अंधकार में होता है, एफोटिक जोन होता है, उसे बौंथिक क्षेत्र या बेंथिक जोन भी कहते हैं। तो ये क्षेत्र के बारे में आपको विशेष पता होना चाहिए। ये समुद्रों पर भी लागू है और ये झीलों पर भी लागू है, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरे होते हैं। और है ना, जैसे समुद्र में सबसे गहरा जो पॉइंट है, आपने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच, वो सबसे गहरा पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पैलेजिक जोन की। पैलेजिक जोन जो है जल तंत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा है, 2 मीटर की गहराई वाला पैलेजिक जोन कहला रहा है। झील में इसको लिम्नोटिक जोन कह रहे हैं। लिम्नेटिक क्यों, क्योंकि लिम्नोलॉजी झीलों को कहते हैं। ओशियनिक जोन जो है वो समुद्र क्षेत्र में कहलाएगा। उच्च तीव्रता का प्रकाश यहाँ पाया जाता है, है ना, सबसे ज़्यादा प्रकाश क्षेत्र यहाँ होता है। और जो प्रकाश संश्लेषी जीव पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, है ना, एल्गी, जलोद्भिद, जो हाइड्रोफाइटा है, जैसे कि कमल, सिंगाड़ा, है ना, जलकुंभी, तो ये सभी क्या हैं, ये 2 मीटर ऊपर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि इनको प्रकाश से अपना जो है अपना ऑटोट्रॉप्स के तहत जो अपने पोषण को, ऊर्जा उत्पादन भी करना है। तो इसको क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को पैलेजिक जोन कहते हैं, राइट। पैलेजिक जोन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, पैलेजिक जोन। अब बात कर रहे हैं समुद्र में जो आता है या झीलों में, प्रोफंडल जोन, गहन क्षेत्र। तीव्रता थोड़ी कम होगी प्रकाश की, 200 मीटर की गहराई तक है। जल तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, समुद्रों में तो देखिए नीचे वाला भाग सबसे बड़ा होता है जो बौंथिक जोन है, लेकिन झीलों में यह सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये अंतर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। समुद्र के जलीय जीव सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं। और 200 मीटर तक जो है प्रकाश को फोटिक जोन, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है, तो ये बात आपको क्लियर होगी, प्रोफंडल गहन क्षेत्र है। और जो बौंथिक जोन है, नितल क्षेत्र, वो जल तंत्र का अप्रकाशित क्षेत्र है, एफोटिक जोन है, जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता। और ये 200 मीटर से नीचे की गहराई वाला, इसको एबिस्मल जोन भी कहते हैं। देखो इंग्लिश का एक वर्ड वोकैबुलरी में आता है एबिस। एबिस का मतलब होता है गहरा गड्ढा, और एबिस्मल का मतलब होता है निकृष्ट, अत्यंत निम्न, अधो, है ना। तो एबिस्मल का मतलब सबसे गहरा। और जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ही इज़ अ एबिस्मल गाय, मतलब बहुत ही निकृष्ट, घटिया आदमी है वो। तो ये एबिस्मल शब्द का तो निम्न या नीचे के लिए यूज़ में प्रयोग किया जाता है ये टर्म, ठीक है। तो एबिस्मल एग्जाम में कई बार वोकैबुलरी में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको बेंथोज कहा जाएगा। कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, स्टार फिश, शार्क हमेशा नीचे मिलती है, ड्वेलिंग फिश। आप याद रखना जो ब्लू व्हेल होती है वो हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है, वो सीधे बच्चों को जन्म देती है और
ब्लू व्हेल में गिल्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए ब्लू व्हेल्स को बार बार समुद्र में ऊपर मुंह निकालकर ऑक्सीजन लेती है, इसलिए ब्लू व्हेल्स हमेशा ऊपर चलती हैं, शार्क्स वगैरह नीचे होती हैं। टर्टल ग्रास वगैरह जो है वो हमेशा कौन से जोन में, बॉन्थिक जोन में मिलेगी। और लिटोरल जोन कौन सा है, लिटोरल क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र मैदान वाला है, तटवर्ती है ना, है ना, और जहाँ पर जो है जैसे सुंदरवन जो आपने सुना होगा, सुंदरवन है ना, तो वो जो क्षेत्र है वो भी क्या है, एक तरह का लिटोरल जोन ही कहलाएगा, दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पर पौधे कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्षेत्र जो है ना रिच बायोडाइवर्सिटी वाला होता है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन एक पढ़ाऊंगा, और जिसका नाम है यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है आप एक बार स्वयं पढ़ के देखिए। यूट्रिफिकेशन पर एग्जाम में, फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगला जो सेक्शन होगा हमारा पर्यावरण से रिलेटेड, वो यूट्रिफिकेशन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी है ना, बीओडी है ना, बीओडी, सीओडी, तो इन सभी टर्म्स को हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। इनके ऊपर यूट्रिफिकेशन पर तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली टीचर्स वाले सेक्शन में तो है ही, और एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है ना डे बाय डे आजकल बढ़ता जा रहा है। तो जो है आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, और नोट्स जो है मैं आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।